हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर एंड आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो हमारा 7th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड, इसकी 5th यूनिट जो है उसे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज की वीडियो लास्ट वीडियो रहेगी 5th यूनिट की। यहाँ पर हमारी लास्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एंड अप्रूवल प्रोसीजर्स फॉर न्यू ड्रग्स। मतलब कोई भी नई ड्रग हमें मार्केट के अंदर लेकर के आनी है तो उसके लिए रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या रहती है एंड अप्रूवल प्रोसीजर्स क्या रहते हैं, वो हम लोग को यहाँ पर देखना है। ठीक है, ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। सीधा सीधा ये क्वेश्चन आता है। तो 5th यूनिट जो है ना, इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले तो क्या CDSCO एंड स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़, ये टॉपिक्स है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास में सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है COPP एंड तीसरा हमारे पास में ये टॉपिक है। तो ये तीनों या फिर आप चारों जो भी टॉपिक्स है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। मतलब बहुत ही छोटे छोटे से टॉपिक है, बहुत ही इजी से टॉपिक्स है। तो इनको अगर आप पढ़ के जाएंगे, एक तो 5th यूनिट है भी छोटी एंड इंपॉर्टेंट भी ज़्यादा है, तो अपने लिए वो बेनिफिट ही रहेगा। ठीक है, तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या रहती हैं, तो हर एक कंट्री जो है ना उसकी अलग अलग रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट रहती हैं। अब जो ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती है ना, उनका मेन रोल, मेन फंक्शन ये रहता है कि ये क्या करें कि जो क्वालिटी है, सेफ्टी है एंड एफिकेसी है सारी की सारी मेडिसिन की, उसे इंश्योर करें। ठीक है, क्योंकि सबसे मेन दिक्कत हमारे पास यही है कि जो भी हमारे पास में ड्रग्स है, मेडिसिन है, अगर उनकी क्वालिटी सही नहीं है तो वो किसी काम की नहीं है। तो उनकी क्वालिटी जो है वो सबसे पहले एश्योर करनी ज़रूरी है। अगर उनकी क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी ये सारी चीज़ें सही है तभी वो मार्केट के अंदर जानी चाहिए। तो ये सब काम जो है हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ का रहता है। ठीक है, इनका क्या काम रहता है कि जो भी ड्रग्स है उन्हें कंट्रोल करना एंड मॉनिटर करना एंड ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन, इन सारी की सारी चीज़ों को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, ये सब इनका काम रहता है। अब कुछ रूल्स हो गए, कुछ गाइडलाइंस हो गए जो कि हमारे पास में ड्रग्स जितनी भी इंडिया के अंदर बन रही है ना, तो उसके लिए फॉलो होने चाहिए। जैसे सबसे मेन तो हमारे पास में ड्रग्स के लिए क्या आ जाता है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास में यही है। ठीक है, तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट जो है वो हर किसी को फॉलो करना ही चाहिए। उसके बाद में आता है नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट। तो ये क्या है, जैसे नार्कोटिक ड्रग्स का मिसयूज़ वगैरह होता है तो उस चीज़ के लिए ये वाला एक्ट जो है वो हमारे पास बनाया गया है। ये हम फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के अंदर पहले से ही पढ़ के आए हैं। इसके बाद में आता है ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, जिसे हम DPCO कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि प्राइस जो है ड्रग की वो एक फिक्स एंड एक सबके लिए सेम प्राइस डिसाइड करी जाती है, वो इसके अंदर आती है, जिससे मतलब किसी के पास भी गलत प्राइस पर ड्रग्स जो है वो ना पहुंचे। देन एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आता है, फैक्ट्रीज एक्ट आता है, ICH GCP गाइडलाइंस आते हैं, शेड्यूल Y के गाइडलाइंस होती है जिसके अंदर मेन क्या क्लिनिकल ट्रायल्स रहती हैं। देन ICMR गाइडलाइंस होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ड्रग्स से रिलेटेड कंप्लीट इंडिया के अंदर फॉलो होनी ही चाहिए। ठीक है, अब कुछ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं हमारी पूरी कंट्री के अंदर नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे हमारे पास में सबसे पहले आ जाती है USFDA, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो ये US के अंदर रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन रहती है। देन CDSCO तो अपने इंडिया के अंदर ही है, ये टॉपिक अपने पास था ही इस यूनिट के अंदर, तो वहाँ पर हमने देखा था। तो ये हमारे पास में आता है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया। उसके बाद में आता है EMEA, तो ये यूरोप के लिए होती है। ठीक है, यूरोपियन मेडिसिन इवैल्यूएशन एजेंसी। देन आता है MOH, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ होती है, श्रीलंका के अंदर होती है। देन आता है DDA, ये डिपार्टमेंट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये हमारे पास में नेपाल के अंदर है। तो ये कुछ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है पूरे वर्ल्ड के अंदर जो क्या करती हैं, ड्रग्स वगैरह के काम को, उनकी क्वालिटीज़ वगैरह उन सबको इंश्योर करती हैं। ठीक है, अब इसके बाद में जैसे ड्रग है, ड्रग्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन जो है वो दी जा रही है एंड अप्रूवल लिया जा रहा है। तो ड्रग्स एप्लीकेशन जो होती हैं वो हमारे पास में 4 टाइप्स की हो सकती है। सबसे पहले आ जाती है INDA, जिसे हम कहते हैं इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन। दूसरी आती है NDA, जो कि सिंपली न्यू ड्रग एप्लीकेशन होती है। नेक्स्ट आती है ANDA, जो कि एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन होती है, जो कि जेनरिक मेडिसिन जो होती है ना, उन्हीं को एब्रीविएटेड मेडिसिन कहा जाता है। तो उसके लिए ये हमारे पास रहती है। देन आता है BLA, जो कि बायोलॉजिकल लाइसेंस एप्लीकेशन होती है। तो ये हमारे पास में अलग अलग तरह की ड्रग एप्लीकेशंस जो हैं वो होती हैं। ठीक है, अब इसके बाद में जैसे हम लोग को क्या करना है कि कोई भी न्यू ड्रग का काम हम लोग को करना है, तो उसके लिए कुछ रूल्स या फिर ये कहें कुछ फॉर्म भी कह सकते हैं हम न्यू ड्रग एप्लीकेशन के लिए। ये सारे फॉर्म भी हो सकते हैं या फिर कुछ रूल्स होते हैं जो हमें न्यू ड्रग्स के लिए ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंडर में फॉलो करने होते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास आता है रूल 122A। रूल 122A क्या है, इसके अंदर एप्लीकेशन होती है न्यू ड्रग को इंपोर्ट करने के लिए। ठीक है, दूसरा आ गया रूल 122B। ये क्या होता है, ये एप्लीकेशन होता है, मतलब न्यू ड्रग जो है जो कि अदर देन शेड्यूल C एंड C1 के अंदर आती हैं,
वो ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग का अप्रूवल हम लोग को चाहिए होता है, तो उसके लिए एप्लीकेशन आती है यहाँ पर फॉर्म 122B या फिर रूल 122B के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है रूल 122D। तो फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस जो हमारे पास में होते हैं उनका इंपोर्ट या मैन्युफैक्चर हमें करना है, तो उसके परमिशन के लिए एप्लीकेशन जो है वो हमारे पास यहाँ पर आती है। नेक्स्ट आता है रूल 122DA, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि क्लिनिकल ट्रायल्स जो हमें न्यू ड्रग के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स करनी होती है, तो उसके लिए परमिशन के लिए ये एप्लीकेशन हमें इस फॉर्म के अंदर भरनी होती है। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है 122DB। तो ये कंपेंसेशन के लिए होती है, जैसे क्लिनिकल ट्रायल के टाइम पर किसी को कोई इंजरी हो गई या फिर किसी की डेथ हो गई, तो उसके लिए जो कंपेंसेशन वगैरह प्रोवाइड करा जाता है वो यहाँ पर हमारे पास में रूल 122DB के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है फॉर्म 44। तो फॉर्म 44 जो है इसके अंदर जैसे कोई भी न्यू क्लिनिकल ट्रायल जो है वो हम लोग को शुरू करनी है, ठीक है, या फिर इंपोर्ट करना है, मैन्युफैक्चर करना है न्यू ड्रग का, तो उसके लिए जो परमिशन हमें चाहिए होती है उसकी एप्लीकेशन जो है फॉर्म 44 के अंदर हमें फिल करनी होती है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट जो है वो हम लोग यहाँ पर एग्जाम के अंदर, जैसे हमारे पास में रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एंड अप्रूवल प्रोसीजर्स आता है, तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के अंदर हम कुछ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस का नाम लिख सकते हैं, ये रूल्स जो हमारे पास में ये हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो हम लोग एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं, जो मतलब न्यू ड्रग हो गई या फिर कोई भी ड्रग हो गई, तो उसका जो अप्रूवल प्रोसेस होता है इंडिया के अंदर वो क्या होता है, उसका फ्लो चार्ट कंप्लीट हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये वाला जो है ये हमें एग्जाम के अंदर बना करके आना है, क्योंकि यही है अप्रूवल प्रोसीजर फॉर न्यू ड्रग, ठीक है। ये प्रॉपर हमें एग्जाम के अंदर बना करके आना है। नोट्स के अंदर भी आपको प्रॉपर लिखा हुआ मिल जाएगा। बाकी मैं बुक से इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपको मतलब जिस तरीके से सही लगे वैसे आप इसको लिख सकते हैं, बाकी नोट्स के अंदर तो आपको ये मिल ही जाएगा। तो जैसे कोई भी नई ड्रग का अप्रूवल हम लोग को चाहिए, तो सबसे पहले एप्लीकेंट जो है वो एक तरफ से क्या कर सकता है कि एथिकल कमिटी जो है वहाँ पर एप्लीकेशन फिल कर सकता है, ठीक है। देन रिपोर्ट जो है एथिकल कमिटी की वो वहाँ पर आती है। अगर वो रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आती है तो उसके आगे हम लोग क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर सकते हैं, एंड फिर उसके बाद में CDSCO जो है वहाँ पर हम न्यू ड्रग का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद में CDSCO के बाद में क्या होगा कि वो DCGI जो है हमारे पास में उनके द्वारा वो रिव्यू होगा। अगर रिव्यू जो है वो सही से आ जाता है, अपने पास कंप्लीट हो जाता है, तो लाइसेंस दे दिया जाता है। और अगर रिव्यू के अंदर क्या है, रिव्यू कंप्लीट नहीं होता, वहाँ पर कुछ भी मिस्टेक वगैरह रह जाती है, तो लाइसेंस नहीं मिलता है, ठीक है। तो एक तरफ हमारे पास में ये हो गया कि एप्लीकेंट जो है वो एथिकल कमेटी को एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर देगा। दूसरी तरफ IND एप्लीकेशन फिल करेगा CDSO हेडक्वार्टर्स के अंदर। IND हमारे पास में इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन होती है। अगर ये फाइल करते हैं CDSO हेडक्वार्टर्स के अंदर, तो उसके बाद में क्या होगा, सबसे पहले तो उसका एग्जामिनेशन होगा न्यू ड्रग डिवीजन के द्वारा। उसके बाद में क्या होगा कि डिटेल्ड रिव्यू IND कमेटी जो है वो देंगी। उसके बाद में रिकमेंडेशन जाएगा DCGI के पास में। देन IND एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव होगी। अगर वो अप्रूव हो जाती है तो उसके बाद में क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट हो जाते हैं, एंड उसके बाद में सेम वही है कि न्यू ड्रग का जो एप्लीकेशन है वो CDCSCO के पास में यहाँ पर हम रजिस्टर करते हैं। उसके बाद में DCGI के द्वारा रिव्यू होता है, कंप्लीट हो जाता है तो लाइसेंस मिल जाता है, नहीं होता है तो लाइसेंस नहीं मिलता। तो यही सिंपल सा हमारा ड्रग अप्रूवल प्रोसेस या फिर ये कहें अप्रूवल प्रोसीजर जो है ड्रग्स के लिए, न्यू ड्रग्स के लिए, वो हमारा कंप्लीट ये रहता है। आपको नोट्स के अंदर प्रॉपर लिखा हुआ मिल जाएगा। अब यही जो हमारा न्यू ड्रग अप्रूवल का प्रोसेस है उसे हम दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपको दोनों में से जो ज़्यादा बेटर लगे वो आप लिख करके आ सकते हैं। बाकी नोट्स के अंदर आपको दोनों ही अच्छे से मिल जाएंगे। वैसे दोनों एक ही है, मतलब सबसे पहले क्या होगा कि हमें कोई भी न्यू ड्रग इंडियन मार्केट के अंदर लानी है, ठीक है, तो हमें जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है इंडिया की CDSCO, ठीक है, उनसे ऑथराइजेशन लेना होगा, ठीक है। अब CDSCO जो है ये DCGI जो है उनसे परमिशन लेते हैं, ठीक है, तो उनसे परमिशन लेते हैं। तो इस तरीके से जो है न्यू ड्रग का अप्रूवल हम लोगों को मिलता है। अब न्यू ड्रग का अप्रूवल जो है वो 2 फेजेस के अंदर होता है। फर्स्ट फेज होता है क्लिनिकल ट्रायल एंड दूसरा फेज होता है मार्केटिंग ऑथराइजेशन का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा कि नॉन क्लिनिकल स्टडीज़ करी जाती है उस ड्रग की, जिससे कि उसकी एफिकेसी एंड सेफ्टी का पता लगा सके। उसके बाद में एप्लीकेशन दी जाती है क्लिनिकल ट्रायल के लिए, ठीक है। देन क्लिनिकल ट्रायल्स फेज़ फर्स्ट से लेकर के फेज़ थर्ड तक करी जाती है। फेज़ थर्ड क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट होने के बाद में ड्रग जो है वो मार्केट के अंदर जा सकती है, ठीक है। अब ये क्लिनिकल ट्रायल के बाद में हमारे पास में क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि हमारी ड्रग जो है वो कितनी एफिशिएंट है, उसकी सेफ्टी है या नहीं है, उसकी क्वालिटी क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग को वहाँ पर पता चल जाएगी। अब जब हमारे पास में क्लिनिकल स्टडीज़ कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं कि एप्लीकेशन देते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को मार्केटिंग के लिए, उस ड्रग की मार्केटिंग के लिए, ठीक है। तो उसके बाद में क्या होगा कि वो जो
एप्लीकेशन हमने भेजी है उसे वो रिव्यू करेंगे, ठीक है। रिव्यू होने के बाद में वो उसे अप्रूव करेंगे, तो अगर वो अप्रूव कर देते हैं तो उसके बाद में हमारी ड्रग जो है वो मार्केट के अंदर आराम से जा सकती है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है कि ड्रग का अप्रूवल होने के बाद में भी जैसे कुछ एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स होते हैं ना, वो जब मार्केट के अंदर ड्रग जाती है, अलग अलग पेशेंट्स उसे लेते हैं, तभी हमें उसके जो साइड इफेक्ट्स है वो मेनली पता चलते हैं। मतलब वो दूसरी ड्रग के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट कर रही है, उसके एडवर्स इफेक्ट क्या है, वो लार्ज पॉपुलेशन के अंदर जाकर के हमें पता चलता है। तो इस वजह से ड्रग को अप्रूवल मिलने के बाद में भी हमें सेफली जो है सारी की सारी चीज़ों को मॉनिटर करना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये ड्रग अप्रूवल का प्रोसेस होता है कि सबसे पहले एप्लीकेशन हम CDSCO को देंगे, फिर वो DCGI से अप्रूवल लेंगे, फिर 2 फेजेस के अंदर जो हमारे पास में पूरी रिसर्च होएगी, पहले तो क्लिनिकल ट्रायल, उसके बाद में मार्केटिंग ऑथराइजेशन, क्लिनिकल स्टडीज़ कंप्लीट होने के बाद में हम एप्लीकेशन दे देंगे मार्केटिंग उसके लिए, उसके बाद में रिव्यू होएगा एंड देन अप्रूव हो जाएगा एंड उसके बाद में मार्केट ड्रग हमारी हो सकती है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास में कोई भी ड्रग है तो उसके अप्रूवल के लिए स्टेजेस हमारे पास में क्या क्या होते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने 4 स्टेजेस जो हैं वो लिखे हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेज हमारे पास में आता है क्लिनिकल ट्रायल का, ठीक है। क्लिनिकल ट्रायल स्टेज होता है जिसके अंदर क्या होता है, क्लिनिकल ट्रायल की एप्लीकेशन जो है वो हम लोग को सबमिट करनी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, सेफ्टी एंड एफिकेसी का जो है वो हम लोग को पता चलता है। तो फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 एंड फेज़ 4 सारी की सारी क्लिनिकल ट्रायल्स जो है वो करनी है एंड कंप्लीट डेटा जो है उसका वो हम लोग को सबमिट करना होता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास में स्टेज 2 क्या आता है कि हमें न्यू ड्रग अप्रूवल के लिए हमें परमिशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो उसके लिए हम सबसे पहले एप्लीकेशन सबमिट करेंगे फॉर्म 44 के अंदर। अब जो एप्लीकेशन यहाँ पर हम लोग परमिशन के लिए सबमिट करते हैं ना, वो कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग जो है उसे डिज़ाइन करना होता है उस डॉक्यूमेंट को। अब CTD जो है कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट, इसके अंदर हमारे पास 5 मॉड्यूल्स होते हैं, मॉड्यूल 1, 2, 3, 4 एंड 5th। फर्स्ट मॉड्यूल जो है इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर लीगल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट जो होती है वो प्रेजेंट होती है। मॉड्यूल 2 के अंदर जो समरी है हमारी कंप्लीट स्टडी की, रिसर्च की, वो हमारे पास में रहती है। मॉड्यूल 3 जो है इसके अंदर क्वालिटी इन्फॉर्मेशन रहती है कि उसके अंदर केमिकल, फार्माकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल क्या चीज़ें रहेंगी, ठीक है। मॉड्यूल 4 जो है इसके अंदर नॉन क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन होती है एंड लास्ट मॉड्यूल 5 के अंदर कंप्लीट क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन जो है वो रहती है। देन इसके बाद में हमारे पास में 3rd स्टेज जो है वो आएगा कि पोस्ट अप्रूवल चेंजेस जो हैं वो क्या रहेंगे। तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो उसके अंदर जो भी पोस्ट अप्रूवल चेंजेस है, क्वालिटी, सेफ्टी या एफिकेसी से रिलेटेड, वो हमारे पास यहाँ पर 3rd स्टेज के अंदर आ जाएंगे। देन 4th एंड फाइनल स्टेज के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो क्वालिटी इन्फॉर्मेशन जो है उसे प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। क्योंकि न्यू ड्रग अप्रूवल के लिए जो कंप्लीट क्वालिटी इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग को प्रिपेयर करनी है एंड लास्ट में सबमिट करनी होती है। जैसे ड्रग सब्सटेंस जो हमारा है उसका नाम क्या है एंड उसका मैन्युफैक्चरर कौन रहेगा। देन जो हमारा ड्रग सब्सटेंस है उसका कैरेक्टराइजेशन करेंगे कि उसके अंदर फिजिको केमिकल क्या चीज़ है, बायोलॉजिकल उसका क्या काम रहेगा, ठीक है। देन ड्रग प्रोडक्ट जो है उसका नाम एंड उसका डोजेज फॉर्म क्या है। देन जो कंट्रोल है ड्रग प्रोडक्ट का वो चीज़। देन उसके बाद में कुछ भी फैसिलिटीज़, इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पर क्या क्या यूज़ करी है वो सारी यहाँ पर आ जाती है। तो ये हमारे हो गए स्टेजेस ऑफ अप्रूवल। तो न्यू ड्रग के अप्रूवल के लिए क्या क्या स्टेजेस हमारे पास में रहते हैं, तो ये 4 स्टेजेस रहते हैं, ठीक है। तो इसका भी क्वेश्चन जो है हमारे पास में, जो हमारा जो ये टॉपिक है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एंड अप्रूवल प्रोसीजर्स फॉर न्यू ड्रग, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्वेश्चन के आगे हमारे पास में यही चीज़ लिखी आएगी एंड ये क्वेश्चन हमारे पास 5 मार्क्स के अंदर आता है और कभी कभी 10 मार्क्स के अंदर भी आ जाता है। तो 5 मार्क्स के अंदर लिखने के लिए तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें, अगर 10 मार्क्स के अंदर आता है तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें डिस्कस करें ना वो सारी की सारी आप आराम से लिख करके आ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस लिख देंगे, रूल्स जो फॉलो करने हैं वो लिख देंगे, देन स्टेजेस जो आएंगे ड्रग अप्रूवल के वो लिख देंगे, उसके बाद में जो फ्लो चार्ट था वो भी आप वहाँ पर आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो 5th यूनिट है वो कंप्लीट होती है। तो अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के चेक कर सकते हैं, वहाँ आपको मिल ही जाएंगे। एंड टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो है वो मिल जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।